हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। आज के सेशन में हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज के सेशन में आप सभी लोग अपनी सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, गारो जनजाति निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं पाई जाती हैं? तो याद रखना है, इन सभी राज्यों में पाई जाती हैं गारो जनजाति, यानी कि असम, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, लेकिन मणिपुर में यह आपकी गारो जनजाति देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछी गई है, तो यह आपके मणिपुर में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, गारो जो जनजाति है वह गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ी पाई जाती है मेघालय के अंदर, उस पे निवास करती हैं। और याद रखना है, मणिपुर अभी हाल ही में आपके करंट अफेयर के चर्चे में बने हुए हैं, तो आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, याद रखना है। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की जो राजधानी हो जाती है वह इम्फाल हो जाती है, और मणिपुर के जो वर्तमान में सीएम है वह हो जाते हैं एन बीरेन सिंह, यह आपको याद रखना है। वहीं गवर्नर की बात करें तो मणिपुर के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर में एक आपका मात्र नेशनल पार्क है जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और यह लोकटक झील में उपस्थित है। ठीक है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जरावा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो जो जरावा जनजाति है, यह आपके जरावा जनजाति, साथ ही बकरवाल जनजाति, यह आपके अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगे, और यह स्टेट 9 के एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपने याद रखना है। और अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। इसमें 572 कुल छोटे मोटे आपके द्वीप पाए जाते हैं, और यह अंडमान और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है अंडमान निकोबार। याद रखना है, अंडमान निकोबार के जो वर्तमान में प्रशासक हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हो जाते हैं डीके जोशी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, हिमालय कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो जो हिमालय है आपका, यह आपके 13 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 13 स्टेट से यह गुजरता है। ऐसे ऊपर से इस तरीके से आपको जाता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, साथ ही नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, असम से होकर यह गुजरता है। तो टोटल 13 आपको याद रखने हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट जो बांध है यह बेतवा नदी पर स्थित है, और याद रखना बेतवा जो कि यमुना की सहायक नदी है, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। बेतवा की बात करें तो जो बेतवा नदी है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से निकलती है, उत्तर विंध्य पर्वतमाला से, और यह यमुना की सहायक नदी है, और जो हमीरपुर में आके यमुना से मिल जाती है। तो यह याद रखना है, 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है, यह भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है। वहीं सतलज नदी पे हो जाता है आपका भाखड़ा नागल बांध, और चंबल नदी पर हो जाता है आपका गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, यह आपके चंबल नदी पे देखने को मिलेंगे। यह सभी बांध याद रखने इंपॉर्टेंट है, यह डैम से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उकाई डैम यानी उकाई बांध डैश में स्थित है? तो जो उकाई बांध है यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यह गुजरात के तापी जिले में तापी नदी के किनारे पर स्थित है, तापी नदी पर ही बना हुआ यह उकाई डैम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का जो क्लासिकल नृत्य है वह कौन सा हो जाता है? उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहिनीअट्टम और कथकली, यह दो आपके शास्त्रीय नृत्य केरल के हो जाते हैं। याद रखना है, कुल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अभी तक 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9वां कौन सा माना जाता है? अभी इसे पूर्ण रूप से दर्जा नहीं दिया गया शास्त्रीय नृत्य का, लेकिन माना जाता है छऊ को। छऊ को यह आपका 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में घोषित करने की बात चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हीमोफीलिया एक बीमारी है। तो हीमोफीलिया जो है वह कैसी बीमारी है? तो हीमोफीलिया एक आपका जेनेटिक डिजीज है, यानी कि वंशानुगत बीमारी है, जो कि आपके ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ब्लड यानी रक्त का प्रवाह होता है, और इससे आपका जान चली जाती है। याद रखना है, इसे हम शाही रोग भी कहते हैं। और यह शाही रोग जो है किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यह महारानी विक्टोरिया
इससे बीमारी से पीड़ित थी और उनके वंशज भी इसी बीमारी से ग्रस्त थे। ठीक है, याद रखना, इसलिए इसे स्वाही रोग कहा जाता है। और इसकी जागरूकता के लिए 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष आपका यह हीमोफीलिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में संयुक्त प्रांत कहा जाता था। यह सबसे आपका पुराना राज्य माना जाता है और साथ ही यह आपका 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यह याद रखना है। ठीक है, इसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है इससे उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो इससे उत्तराखंड जो है यह 9 नवंबर 2000 सन 2000 में यह आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरियोफेज की जो खोज है वह आपके फ्रेडरिक विलियम ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरेल ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज की इन्होंने खोज की थी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा फेज है जो कि बैक्टीरिया को ही खत्म कर देता है और यह आपके नदी नालों में प्रयोग किया जाता है। नदियों में यह प्रदूषित जो आपके जल हैं उनको प्रदूषित रहित करने के लिए बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपने याद रखना है। वहीं एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या की थी? इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड कौन है, तो रदरफोर्ड जो है वो इन्हें हम परमाणु नाभिक की खोज की थी इन्होंने। और कब की थी? तो 1911 में की थी। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी से भी काफ़ी गाड़ियाँ चलने लगी हैं। तो सीएनजी का अगर बात किया जाए तो सीएनजी का जो हम फुल फॉर्म होता है वो हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और यह आपके मीथेन से बनी होती है यह गैस। ठीक है, सीएनजी जो है मीथेन से बनी होती है जिसे हम CH4 कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे बात किया जाए तो यह एक प्राकृतिक गैस होता है जिसे दबाव में रखकर इसे इंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? तो याद रखना है फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कचाई नींबू महोत्सव आयोजित किया गया था? तो याद रखना है यह मणिपुर में कचाई लेमन महोत्सव मनाया जाता है। यह 2022 में 18वां कचाई लेमन महोत्सव बनाया गया था। यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वही कचाई लेमन महोत्सव से याद आया कि जो यह आपका असम है, असम में तो आपका कामाख्या मंदिर में आपका अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। वहीं नागालैंड में आपका 1 से लेके 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। और त्रिपुरा में आपका खर्ची पूजा गैर पूजा भी मनाया जाता है। यह सभी आपके आयोजित होने वाले कुछ महोत्सव हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है यह 2023 में आपके कर्नाटक के अंदर किया गया था आयोजित। और 2024 की बात करें तो 2024 में यह आपके नासिक में किया गया था, महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, अब जो यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव है यह कब आयोजित किया था? तो यह आपके 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया था, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोसार। लोसार तिब्बती नववर्ष का प्रतीक हो जाता है। याद रखना है जैसे कि महाराष्ट्र का नववर्ष हो जाता है गुड़ी पाड़वा, उसी प्रकार तिब्बती नववर्ष का शुरुआत का प्रतीक लोसार उत्सव हो जाता है। नुआखाई कहाँ होता है? नुआखाई आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। सागा दावा आपका यह आपके वहाँ पे मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया
भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जो भारतीय संविधान है उसके विचार की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम जो विचार देने वाले थे वह थे आपके एम.एन. राव। ठीक है, एम.एन. राव याद रखना, यह सबसे पहले इन्होंने विचार दिया था संविधान सभा को गढ़ने के लिए। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये बी.एन. राव कौन थे, तो यह भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर जो आपके भीमराव अंबेडकर थे वह क्या थे, तो यह इन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वह भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। ठीक है, यह आपने याद रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करिएगा और इसे ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वह आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आपके आर्टिकल 108 के तहत बुला सकती है। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे आपके जो आपके लोकसभा के स्पीकर होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं, वह इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आर्टिकल 110 की बात करें तो इसमें आपके धन विधेयक से जुड़ी जानकारी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा भी आपके यहीं से ली गई है, आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह भी शक्ति आपके यहीं से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो 19 से लेकर 22 जो आपका आर्टिकल है भारतीय संविधान का, यह आपके स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित हो जाता है 19 से लेकर 22 तक, जिसमें आपके अभिव्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता हो जाती है। याद रखना है, आपको अगर देखा जाए तो ये सभी आपके मौलिक अधिकार है, और ये जो मौलिक अधिकार हैं वह किस आर्टिकल से अंतर्गत आते हैं? तो ये मौलिक अधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, और यह भाग किस में है? यह भाग आपके 3 में है, और इस भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। याद रखना है, कुल वर्तमान में 6 मौलिक आपके अधिकार हैं। पहले क्या हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसे आपका अब संवैधानिक अधिकार कर दिया गया, यानी कानूनी रूप दे दिया गया है। ठीक है, अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं आपके पास, याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन है। ठीक है, और आर्टिकल 315 में आपके यूपीएससी का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 353 की बात करें तो यह आपके राष्ट्रपति न होकर इसमें आपके आर्टिकल राज्यपाल के बारे में बताया गया है, यह आपका। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 153, यही सही नहीं है। आर्टिकल 153 में आपके राष्ट्रपति न होकर राज्यपाल होना चाहिए, और यह राज्यपाल के बारे में बताता है आर्टिकल 153 की हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। और यह भी आप याद रखिएगा कि एक राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल हुआ, उसे और अतिरिक्त राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जिला प्रशासन में तहसीलदार का मुख्य कार्य है। तो जिला प्रशासन में तहसीलदार का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है भूमि राजस्व, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के सेकंड पीएम थे। ठीक है, यह कौन थे? तो यह सेकंड पीएम थे। प्रथम पीएम कौन थे? तो पहले जो प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी यह पहली महिला आपकी भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है,
भारत के राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 53। आर्टिकल 52 में क्या बोला गया? आर्टिकल 52 में बोला गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और आर्टिकल 53 में जो संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं वह सभी एग्जीक्यूटिव पावर आपके राष्ट्रपति में निहित होंगी, याद रखना है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। और यह तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और आपका थल सेना, वायुसेना, साथ ही आपके नौसेना, इन तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो सिपाही विद्रोह की बात की जा रही। सिपाही विद्रोह जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, और यह क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है। तो कैनिंग था उस समय आपके सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए, और अगर आपका बात करें कि विलियम, जो यह आपके वारेन हेस्टिंग की बात की जा रही, तो जो ये वारेन हेस्टिंग था यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? यहाँ पे कहाँ हुई थी, कब हुई थी होना चाहिए, ठीक है। तो कब हुई थी? तो याद रखना है यह आपके 1932 में हुई थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। और यह किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह आपके अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो पुणे के एरावदा जेल में यह हुई थी। अब कब हुई थी? तो ऐतिहासिक भूख हड़ताल के दौरान 1932 में, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो जो जमींदारी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी आपके 1793 में, और वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत सर थॉमस मुनरो ने की थी 1820 में। महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत भारत में 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी, और बाद में 1833 में विलियम बेंटिक ने इसमें सुधार किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो यह आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और साथ ही इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी। और ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी वह कौन थी? सावित्री फूले, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण था वह किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया, और इन्होंने पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी लिखी, जिसमें भारत की गरीबता को दिखाया गया। इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखें, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अगर वही बोला जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो जो स्थापना थी वह A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। यह याद रखना, नामकरण दूसरा चीज़ है और स्थापना करने वाले दूसरे हैं, ठीक है। यह आपने याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लगता है 6 वर्ष तक भारतीय लगातार होना चाहिए यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? और याद रखना, यह 1206 से लेके 1290 तक शासन किया था गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश नाम दिया जाता है, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना करवाई है दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो पहला मुगल सम्राट था वह बाबर था, ठीक है। और बाबर ने 1226 में भारत पर शासन किया था। याद रखना, इन्होंने आपके 21 अप्रैल 1526 में
इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो बाबर ऑप्शन ए द राइट आंसर। यह मुगल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरपीएफ के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए थे। यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।